बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू स्टडी टाइम बाय द प्लेटफॉर्म डिजिटल ईडन गार्डन। पीडीबी की बुक क्लास 10 उसका चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। उसमें आज हम वेव्स को स्टडी करेंगे और उन वेव्स को स्टडी करने के लिए हम रिपल टैंक को देखेंगे। रिपल टैंक इज़ अ डिवाइस टू प्रोड्यूस वाटर वेव्स। रिपल टैंक एक ऐसी डिवाइस है जिससे वाटर वेव्स को प्रोड्यूस किया जाता है एंड टू स्टडी देयर करेक्टरिस्टिक्स, और उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है उनको स्टडी किया जाता है। दिस apparatus consists of a rectangular tray having glass bottom। ये एक ऐसा apparatus है जो कि एक रेक्टेंगुलर ट्रे की फॉर्म में होता है और उसका जो बॉटम यानी कि पेंदा यानी कि नीचे वाला हिस्सा होता है वो शीशे का होता है। एंड दिस प्लेस नियरली हाफ मीटर अबव द सरफेस ऑफ द टेबल। और टेबल जो है वो ज़मीन से तकरीबन आधा मीटर ऊंचाई पर रखा जाता है। वेव्स कैन प्रोड्यूस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द ट्रे बाय मीन्स ऑफ वाइब्रेटर। ट्रे के अंदर वाइब्रेटर के ज़रिए से इसमें जो वेव्स हैं वो प्रोड्यूस की जाती हैं। सी दिस इज़ द रिपल टैंक ऑपरेटर्स। जो ऑपरेटर्स जिसकी हम बात कर रहे हैं रिपल टैंक वो ये है जिसमें कि ये एक रेक्टेंगुलर ट्रे है जिसका कि बॉटम यानी कि पेंदा शीशे का है, ग्लास का है, ट्रांसपेरेंट है, जिसका मतलब ये है कि हम इसके ऊपर नीचे से यानी आर पार देख सकते हैं। और इसके ऊपर हमने एक बल्ब हैंग किया गया। बल्ब का मकसद है कि जैसे जैसे ही ये वाटर वेव्स प्रोड्यूस हों इनके ऊपर लाइट पड़े और इसका रिफ्लेक्शन नीचे हमें यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आए। यानी जैसा पैटर्न वेव्स का यहाँ पे बनेगा वही पैटर्न हमें इस बल्ब की लाइट की वजह से रिफ्लेक्ट होकर नीचे नज़र आएगा। ठीक है। और इसके अलावा कि एक मशीन है, मोटर है, जिसको कि इलेक्ट्रिक सप्लाई दी गई है, बिजली की वायर दी गई है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है। जैसे ये मोटर ऑन होती है ये एक एक वुडन ब्लॉक बना हुआ है जिसे हम पैडल का नाम देते हैं, ऑसिलेटिंग पैडल। जैसे ही ये मोटर हम स्विच ऑन करते हैं पैडल ऑसिलेट करना शुरू कर देता है और इस तरह से इसकी ऑसिलेशन से ट्रे के अंदर जो लिक्विड है, जो पानी है, उसमें जो है वेव्स प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊंगी कि जब भी इस ऑपरेटस को सेट करें, जब भी हम इसमें वेव्स को प्रोड्यूस करना शुरू करें तो पैडल जो है वो वाटर सरफेस को सिर्फ टच करना चाहिए, वाटर के अंदर डिप नहीं होना चाहिए, जस्ट ये वाटर को टच करें। अब जैसे ही हम इस पावर सप्लाई को ऑन करेंगे मोटर जो है वो मूव करना शुरू कर देगी, पैडल जो है वाइब्रेटरी मोशन में आ जाएगा और वाटर लेवल के अंदर जो है वो वेव फ्रंट्स यानी कि वेव्स प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ये एक शैलो टैंक ऑफ वाटर है। शैलो टैंक ऑफ वाटर का मतलब है कि वाटर की जो ट्रे है ये ग्लास की है और इसके जो 4 कॉर्नर्स हैं, चारों तरफ है, वो शीशे की एक दीवार है जिसमें पानी रहता है और पानी कुछ न कुछ गहराई फ्यू सेंटीमीटर्स 3 से 4 सेंटीमीटर्स तक गहरा पानी इसमें मौजूद होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये रिपल टैंक कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बाय डायग्राम बताई है। अब इसी कंस्ट्रक्शन को आपकी बुक में डिस्क्राइब किया गया है, उस कंस्ट्रक्शन को देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि इसमें से वेव्स कैसे प्रोड्यूस हो रही हैं। ये स्ट्रेट सिंपल वेव्स जो हैं, वेव फ्रंट्स जिसे हम कहेंगे, वो प्रोड्यूस हो रही हैं। अब देखते हैं कि आपकी बुक में इसकी कंस्ट्रक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए क्या बताया गया है। दिस वाइब्रेटर इज़ एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक मोटर फिक्स ऑन अ वुडन प्लेट। ये एक ऐसी वाइब्रेटिंग मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर है, जो कि एक वुडन लकड़ी की प्लेट के ऊपर है। ओवर द ट्रे सच दैट इट्स लोअर, और ये ट्रे जो रेक्टेंगल ग्लास की ट्रे है उसके ऊपर है, सच दैट इस तरह इट्स लोअर सरफेस, इसकी जो नीचे वाली सरफेस है, जस्ट टचेज द सरफेस ऑफ वाटर, वो सिर्फ वाटर की सरफेस को टच करे। ऑन सेटिंग द वाइब्रेटर ऑन, जैसे ही हम वाइब्रेटर को ऑन करेंगे दिस वुडन प्लेट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग। ये जो लकड़ी की ब्लॉक है, लकड़ी की प्लेट है जिसे हम पैडल कहते हैं, वो वाइब्रेट करना, टू एंड फ्रो मोशन करना शुरू कर देगा टू जनरेट वाटर वेव्स, और इस तरह से वाटर वेव्स प्रोड्यूस हो जाएंगी कंसिस्टिंग ऑफ अ स्ट्रेट वेव फ्रंट। और स्ट्रेट वेव फ्रंट यानी सीधी वेव्स उसमें प्रोड्यूस होंगी, जैसा कि फिगर में बताया गया है। इस फिगर की बात हो रही है, ये पैडल है, ये पैडल की मूवमेंट है, ये हमारे पास पैडल है। पैडल की जैसी मूवमेंट हम रखेंगे वैसे ही वाटर वेव्स प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाएंगी। ये वाइट कलर जो है वो वेव के दरमियान में डिस्टेंस हमें बताया जा रहा है और ब्लू कलर का एरिया हमें वेव के बारे में बता रहा है। और ये जो वाइट एरिया है इसको हम क्रस्ट करेंगे, ब्लू एरिया को ट्रफ करेंगे। यहाँ से क्रस्ट से लाइट है, इसका मतलब है कि यहाँ पे वेव नीचे की तरफ है, क्रस्ट है, और ऊपर ट्रफ है, इसका मतलब है कि वेव यहाँ पे मूव कर रही है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ हंग, एक इलेक्ट्रिक बल्ब इसके ऊपर हंग किया जाता है, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रिक बल्ब ऊपर लगा दिया गया है अबव द ट्रे टू ऑब्जर्व द इमेज ऑफ वाटर वेव्स ऑन द पेपर और स्क्रीन। और इस बल्ब को इसलिए लगाया जाता है कि टेबल के नीचे ये पड़ी हुई जो स्क्रीन है यहाँ पे, ये
इसके ऊपर हमें रिफ्लेक्शन में हमें वेव्स जो है वो नज़र आनी शुरू हो जाएं। द क्रस्ट एंड ट्रफ ऑफ द वाटर ऑफ द वेव्स अपीयर एज ब्राइट एंड डार्क लाइन्स रिस्पेक्टिवली। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्रस्ट और ट्रफ जो है वाटर वेव के फॉर्म में वो हमें अपीयर होनी शुरू हो जाएंगी ब्राइट और डार्क लाइंस की फॉर्म में। लेकिन हमारी स्क्रीन पे हमें ये डार्क और जो ब्राइट लाइंस है उसमें नज़र नहीं आ रही, ये वाइट यानी ब्राइट और ब्लू लाइंस में नज़र आ रही है, यानी डार्क की जगह पे ब्लू कर लें तो ये क्रस्ट और ट्रफ हमें नज़र आ रहे हैं। नाउ वी एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स विद द हेल्प ऑफ रिपल टैंक। अब हम वाटर की रिफ्लेक्शन को देखेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो रिपल टैंक में हम स्टडी करने जा रहे हैं वो रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लिए मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात रिमाइंड करवाना चाहूँगी। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ का जाना, सामने किसी चीज़ से टकरा के वापस आ जाना, यानी पलट आना। तो देखते हैं कि वाटर वेव्स किस तरह से पलट कर वापस आते हैं, यानी उनका रिफ्लेक्शन क्या कहता है। इसमें सबसे पहले आपको इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि वेव्स जो हैं वो किस तरह से आ रही हैं, उसमें वेव प्रोपोगेशन का क्या मतलब है। इस डायग्राम को देखिए। सबसे पहले ये वेव्स आ रही हैं क्योंकि वेव्स यहाँ लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ आ रही हैं। इसका मतलब है कि वेव हमारे पास क्या कर रही है, प्रोपोगेट कर रही हैं लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ, और इसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट वेव्स। अब हमने यहाँ पे एक ऑब्स्टेकल यानी एक रुकावट को, एक बैरियर को रखना है और उसे किसी एंगल, सीधा वेव फ्रंट की फॉर्म में सीधा, यानी इस तरह से हमने स्ट्रेट इस तरह से, या हमने इस तरह से बैरियर नहीं रखना, हमने बैरियर को तिरछा करके रखना है, इस तरह किसी न किसी एंगल से रखना है। उससे ये होगा कि हमें जो इंसिडेंस वेव्स हैं उसको और जो नॉर्मल जो उसकी रिफ्लेक्टेड एंगल है उसको मेजर करने में आसानी होगी। और इसको स्टडी करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेशन हो रही है वेव्स की, वेव्स मूव कर रही हैं वो लेफ़्ट से राइट है, वहाँ पे हमने तिरछा एक बैरियर, एक हमने यहाँ पे रुकावट रख दी। अब हमने क्या किया, इस रुकावट के लिहाज से हमने 90 डिग्री पे एक नॉर्मल लाइन खींचनी है। ठीक है, ये काम हम सारा जो टेबल के नीचे स्क्रीन पड़ी हुई है उसके ऊपर करेंगे। अब हमने क्या करना है कि जैसे ही हमने ये बैरियर रखा, इसमें बिल्कुल 90 डिग्री के ये बैरियर है, 180 डिग्री का ऐसे, इसमें दरमियान में 90 डिग्री के एंगल से हमने एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ की। ये नॉर्मल लाइन आपको ये नज़र आ रही है, ये नॉर्मल लाइन हमने ड्रॉ की। अब इसके बाद हम देखेंगे कि नॉर्मल लाइन से जब हम इस एंगल को मेजर करेंगे तो वेव की डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन यहाँ से यहाँ पे है, तो नॉर्मल लाइन से ये एंगल बनेगा जिसे हम इंसिडेंस एंगल कहेंगे। ठीक है, और इसके बाद जब ये वेव्स रिफ्लेक्ट होंगी तो यहाँ पे, तो एक एंगल यहाँ से यहाँ पे बनेगा। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट पिक्चर में आपको दिखाया गया है, ये देखें, ये एंगल हमें यहाँ से, ये यहाँ से इस नॉर्मल के इस तरफ नज़र आ रहा है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला एंगल और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही सेम आ रहे हैं। अब ये किस तरह से सेम आ रहे हैं, हमारे पास इंसिडेंस वेव यहाँ से लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव कर रही है, यहाँ से मूव करने के बाद ये इस बैरियर से टकराती है और इस डायरेक्शन में जो है ना वापस आना शुरू हो जाती है। और ये डायरेक्शन यहाँ पे इस बी डायग्राम में बताई है, ये इंसिडेंट वेव्स है जो लेफ़्ट से राइट मूव कर रही हैं, और ये रिफ्लेक्टेड वेव्स हैं जो अप से डाउनवर्ड मूव कर रही हैं। ठीक है, अब देखें कि इसी चीज़ को आपकी बुक में किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है। से दिस, प्लेस अ बैरियर इन द रिपल टैंक। एक बैरियर लें, उसे रिपल टैंक के ऊपर रखें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बैरियर को हम तिरछा रखेंगे। द वाटर वेव विल रिफ्लेक्ट फ्रॉम द बैरियर, वाटर वेव बैरियर से रिफ्लेक्ट करेंगे। इफ़ द बैरियर इज़ प्लेस्ड एट द एंगल टू द वेव फ्रंट, अगर हम बैरियर को वेव फ्रंट के सीधी आने वाली वेव्स के से किसी एंगल पर रखेंगे तो वो हमारी क्या होंगी, वो वेव फ्रंट्स के हम किसी एंगल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने तिरछा रखा है, इसी तरह इस जैसे हमने इसको तिरछा रखा है तो हम उसको भी तिरछा रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ये बताया गया है, द रिफ्लेक्टेड वेव्स कैन बी सीन टू ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्टेड वेव्स जो है वो लॉ ऑफ जो रिफ्लेक्शन है उसको ओबे करते हुए नजर आएंगे नहीं। उनकी डायरेक्शन लेफ़्ट से राइट की तरफ थी, उनकी डायरेक्शन लेफ़्ट से राइट की तरफ थी, लेकिन जैसे ही वो नीचे आई तो उनकी डायरेक्शन क्या हुई, चेंज होके, उनकी डायरेक्शन चेंज होके कहाँ आ गई, यहाँ पे नीचे। जी देखिए, द एंगल ऑफ द इंसिडेंस वेव अलॉन्ग द नॉर्मल विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव्स। अब यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों एक दूसरे के इक्वल आएंगे। दस वी डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स एज
when when waves moving in वन मीडियम, जब वेव्स एक मीडियम से मूव करना शुरू करें, फॉल ऑन द सरफेस ऑफ द अनदर मीडियम, और दूसरे मीडियम की सरफेस, यानी कि जो हमने ऑब्स्टेकल, जो हमने यहाँ पे बैरियर लगाया था, वो हमारे पास दूसरा मीडियम था, उसके साथ जाके टकराएं, दे बाउंस बैक, वो वापस पलट आती हैं इन द फर्स्ट मीडियम, पहले मीडियम में, इस तरह सच दैट के द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, के एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस एंगल से ये वेव्स टकराती हैं और जिस एंगल से ये वेव्स पलट कर वापस आती हैं, दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स के बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स। इस रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव में सबसे पहले हमें बताया गया द स्पीड ऑफ वेव इन वाटर डिपेंड्स अपॉन द डेप्थ ऑफ द वाटर। पानी की जो वेव्स हैं उसकी चलने की जो स्पीड है, जो उसकी स्पीड है v, वो डिपेंड करती है पानी की गहराई पे। अगर पानी कम गहरा होगा तो वाटर वेव्स की स्पीड कम होगी, और अगर पानी ज़्यादा गहरा होगा तो वेव स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी। इफ़ अ ब्लॉक इज सबमर्ज, एक ब्लॉक लिया जाए और उसको डुबो दिया जाए इन द रिपल टैंक की इस ट्रे के अंदर, उस ट्रे को, उस ब्लॉक को डुबो दिया जाए मुकम्मल तौर पे, द डेप्थ ऑफ द वाटर इन द टैंक विल बी शैलोअर ओवर द ब्लॉक देन एल्सवेयर, तो यहाँ पे पानी की जो गहराई है बाकी पूरी ट्रे में पानी की गहराई से कम हो जाएगी। यानी कि एक ब्लॉक लें, एक रेक्टेंगल फॉर्म में ब्लॉक लें, उसको इस जो रिपल टैंक का हमारा ट्रे है, ग्लास ट्रे, उसके अंदर एक साइड पे उसको डुबो दें। उसे इस तरह से डुबोएं कि पानी उसके ऊपर भी अपना लेवल बैलेंस कर ले। यानी अगर आप ट्रे को बाहर से देखें तो पूरी ट्रे में पानी हो, यानी ये जिस ब्लॉक को हम डुबोएंगे वो मुकम्मल तौर पे पानी के अंदर डूबा हुआ और उसके ऊपर से पानी क्रॉस करे। When water waves enter the region of shallow water, जब वाटर वेव्स यहाँ से ये पैडल हमारा ये पैडल है, यहाँ पे ये जो आपको ब्लॉक में दिखाया गया है ये हमारे पास पैडल है। पैडल जब वाइब्रेट करेगा, वेव्स प्रोड्यूस होंगी, वेव फ्रंट्स प्रोड्यूस होंगी, तो वो आगे की तरफ मूव करेंगी। जैसे ही वेव फ्रंट्स यहाँ से मूव करना शुरू करेंगी तो उनकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, स्पीड जो वाटर वेव्स है उसकी स्पीड जो है वो भी ज़्यादा होगी। जैसे ही वो शैलो वाटर में आएंगी तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, तो वेव फ्रंट जो वेवलेंथ है वो भी कम हो जाएगी। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है, व्हेन वाटर वेव्स एंटर द रीजन ऑफ द शैलो वाटर, जब वाटर वेव्स शैलोअर यानी कम गहरे पानी में गुजरती हैं, देयर वेवलेंथ डिक्रीजेस, तो उनकी वेवलेंथ डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाटर वेव्स रिमेन्स द सेम, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वाटर वेव्स की वो सेम रहती है इन बोथ द पार्ट्स, दोनों हिस्सों में। कौन से दोनों हिस्सों में? ये कम गहरे पानी में और गहरे पानी में, दोनों में वाटर जो वेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। क्योंकि वो सेम इसलिए रहेगी कि दोनों में वेव्स यहाँ पैडल से जा रही हैं। जिस स्पीड के साथ पैडल मूव करेगा उसी फ्रीक्वेंसी से वेव्स यहाँ पे भी क्रॉस करेंगी और यहाँ पे भी क्रॉस करेंगी। ये डीप वाटर में भी उसी फ्रीक्वेंसी से वाटर वेव्स मूव करेंगी और शैलोअर जो एरिया है वहाँ पे भी उसी फ्रीक्वेंसी से वाटर वेव्स मूव करेंगी। फ़र्क सिर्फ इतना आएगा कि डीप वाटर में वेवलेंथ ज़्यादा होगी। ये देखें वेवलेंथ यहाँ पे v1 λ1 है, यानी वेवलेंथ जो है वो लैम्डा है, ज़्यादा है, और शैलो वाटर में वही वेवलेंथ जो है वो कम हो गई है। ये देखें λ2 उतनी ही कम हो गई है। अब नेक्स्ट इसके बारे में क्या बताया जा रहा है, फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेव्स we repeat the above experiment such that the boundary between the deep and shallow water is at the same angle of the wave front। अब इसको हम देखेंगे कि ये जो एंगल है जो हमने शैलो एरिया डेवलप किया है पानी के अंदर, इज़ एट सम एंगल, उसे हम किसी एंगल से बनाएंगे। यानी अब हमने उसे वेव फ्रंट के बिल्कुल सीधा उसी फॉर्म में नहीं रखना, उसको भी हमने तिरछा करके रखना है, यानी कोई ना कोई एंगल देना है। देखिए यहाँ पे इस पिक्चर में 10.15 में उस जो शैलो करने के लिए हमने ब्लॉक सबमर्ज किया है उसको हमने तिरछा करके रख दिया है। अब जो वेव्स की प्रोपोगेशन है वो ये लेफ़्ट से राइट की तरफ है, अब हमने उसको तिरछा करके रख दिया। जैसे ही हम इस स्क्रीन के ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, यानी कि ये जो बाउंड्री है शैलो और डीप वाटर की जो बाउंड्री है इससे 90 डिग्री पे जो हम नॉर्मल एक ड्रॉ करेंगे, ये वाला नॉर्मल, तो इससे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों हमें नजर आएंगे। For the observation of the refraction of water waves, we repeat the above experiment such that the boundary between the deep and shallow water is at some angle
to the wavefront. Now we will observe that in addition to the change in wavelength, कि अब हम ये देखेंगे कि जैसे ही wavelength change हुई है, the waves change their direction of propagation. waves ने अपने गुजरने की propagation जो है, अपनी direction है गुजरने की, वो भी थोड़ी सी change कर ली है. कैसे ये देखें, यहाँ पे water propagation क्या है, यहाँ से ये black arrow जो नज़र आ रहा है, यहाँ से right से left से right की तरफ, लेकिन यहाँ पे जो वाटर वेव्स की प्रोपोगेशन है वो थोड़ी सी नीचे की तरफ बेंड हो गई है. अब वो बेंड होके कहाँ, ये देखिए यहाँ से ये थोड़ी सी नीचे की तरफ आ गई है. सेम इस चीज़ को बताया गया है. नोट दैट, ये नोट करिए, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज ऑलवेज नॉर्मल टू द वेव फ्रंट. कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है वो ऑलमोस्ट नॉर्मल ही रही है, यानी कि वेव फ्रंट ने बहुत ज़्यादा डायरेक्शन अपनी चेंज नहीं की, सिर्फ थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज हुई है. जैसे ही जो वाटर है वो डीप एरिया से शैलोअर एरिया में एंटर हुआ है, तो उसने अपनी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज कर ली है. दिस चेंज ऑफ द पाथ ऑफ वाटर वेव्स, ये जो तब्दीली है रास्ते में जो वाटर वेव्स गुजर रही हैं, वाइल पासिंग फ्रॉम द रीजन ऑफ डीप वाटर टू द दैट ऑफ द शैलोअर वाटर इज कॉल्ड अ रिफ्रैक्शन. तो यही फिनोमेना जिसकी वजह से डीप वाटर से वाटर वेव्स जब शैलो वाटर में एंटर होती हैं, शैलो वाटर के एरिया में एंटर होती हैं, तो अपनी डायरेक्शन को थोड़ा सा चेंज कर लेती है. दैट्स कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. अब इसी चीज़ को बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे डिफाइन किया गया है और इस डिफ्रैक्शन को यहाँ पे बताया गया है. देखें इसको. व्हेन अ वेव फ्रॉम वन मीडियम, जब एक वेव एक मीडियम से एंटर्स इनटू द सेकेंड मीडियम, दूसरे मीडियम में चली जाती है, दाखिल होती है एट सम एंगल, और वहाँ पे कोई ना कोई एंगल भी बनाती है, इस डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल चेंजेस, तो उसकी डायरेक्शन जो है, ट्रैवल करने की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है. और ये चेंज किस में होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में. इसके बाद नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास रिपल टैंक में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वाटर वेव्स की थर्ड प्रॉपर्टी है, वो है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स. अब इस डिफ्रैक्शन में ये पिक्चर देखें, ये हमारे पास रिपल टैंक्स यहाँ से वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है, ये वेव्स सीधी आगे जा रही हैं. अब हमने यहाँ पे बैरियर है एक, उसको दो तरह से रखा है. बैरियर को दो तरह से इस तरह से रखा है कि एक दफ़ा हमने बैरियर को बहुत कम फासले के साथ एक दूसरे के पास और इतने थोड़े से फासले के साथ जोड़ के रखा है, और दूसरी दफ़ा हमने उसको ज़्यादा फासला दे के देखना है, ताकि दोनों तरह की ऑब्जर्वेशन जो है वो डिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव से हमें नज़र आए. Now we observe the phenomena of diffraction of water waves. अब हम डिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स के फिनोमिना को देखेंगे. जनरेटिंग स्ट्रेट लाइंस इन द रिपल टैंक, रिपल टैंक का वाइब्रेटर जो पैडल है वो मूव कर रहा है, और वहाँ पे जो है वाटर वेव्स यानी वेव फ्रंट्स प्रोड्यूस कर रहा है, एंड टेक प्लेस टू ऑब्स्टेकल्स इन लाइन. अब हम यहाँ पे दो ऑब्स्टेकल्स को इस तरह से रखेंगे, इन सच अ वे, इस तरह से रखेंगे दैट सेपरेशन बिटवीन दैम, के इनके दरमियान जो अलहदगी है, जो फासला है, इज़ इक्वल टू द वेव लेंथ ऑफ द वाटर वेव. वो वाटर वेव जो लेंथ है, वेव लेंथ है वाटर वेव्स की, उसके बराबर हो. यानी इसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो फासला है, ये जो फासला हमने रखा है, ये हम वाटर वेव्स जो ये जो लेंथ आ रही है वाइट एरिया में, जितनी वेव लेंथ है, यानी एक वेव से दूसरी वेव तक का फासला है, एक क्रस्ट से दूसरी क्रस्ट तक का फासला है, उतनी ही हम ये स्प्लिट्स एक दूसरे से इस तरह से दूर रखेंगे. ठीक है. लेट सपोज अगर ये जो वाइट एरिया जहाँ पे आपको कर्सर नज़र आ रहा है, अगर ये वाइट एरिया 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे जो हम स्प्लिट, ये जो ब्लैक कलर की स्प्लिट है, इसको एक दूसरे से स्पेस दे के जो एरिया यहाँ पे रखेंगे वो भी 2 सेंटीमीटर्स रखेंगे, तो हम बहुत अच्छे से इस फिनोमिना को ऑब्जर्व कर सकते हैं. ये तो पहली चीज़ थी. दूसरी चीज़ एक ये आपने अपने माइंड में रखनी है कि अगर 2 सेंटीमीटर वेवलेंथ है, तो जो ऑब्स्टेकल आप रख रहे हैं वो भी 2 सेंटीमीटर विड्थ की होनी चाहिए. वो 2 सेंटीमीटर से कम होगी या 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी, तो जो फिनोमिना है, फिनोमिना ऑफ डिफ्रैक्शन, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा. तो इन दो चीज़ों को अपने माइंड में रखना है. पहली चीज़ ये कि ये जो फासला वेवलेंथ के इक्वल हो, और दूसरी बात जो स्प्लिट हम रख रहे हैं, जो हम ऑब्स्टेकल रख रहे हैं, वो भी वेवलेंथ की चौड़ाई की हो. ठीक है. अब नेक्स्ट, आफ्टर पासिंग थ्रू अ स्मॉल स्प्लिट बिटवीन दीज टू ऑब्स्टेकल्स, जैसे हम स्मॉल स्प्लिट के साथ इन दो ऑब्स्टेकल्स को रखेंगे, द वेव विल स्प्रेड इन एवरी डायरेक्शन. तो उससे क्रॉस करने के बाद जो वेव है वो हर डायरेक्शन में जो है स्प्लिट हो जाएगी, फैल जाएगी. एंड चेंज इनटू ऑलमोस्ट सेमी सर्कल पैटर्न, और एक सेमी सर्कल यानी आधा गोलाई में जो है आधा दायरा बना देगी. देखें, जैसे ही ये वेव्स आई हैं, ये वेव्स यहाँ से क्रॉस करेगी तो ये स्प्लिट हो जाएगी और तमाम डायरेक्शंस की तरफ जो है वो मूव करना शुरू कर देगी. तो इस तरह देखते देखते ये एक सेमी सर्कल की फॉर्म में आ जाएगी. देखें, ये क्या ये एक सेमी सर्कल की फॉर्म में नहीं है? ये देखें,
ये हमारे पास एक कंप्लीट सेमी सर्कल की फॉर्म में आ रही है। Diffraction of waves can only be observed clearly if the size of the obstacle is completely comparable with the wavelength of the wave, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप दोनों ऑब्स्टेकल्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो दोनों वेव्स के दरमियान जो फासला यानी वेवलेंथ है उसके इक्वल रखेंगे तो इस फिनोमेना को आप बहुत अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। Next figure shows the diffraction of waves while passing through a slit with a large area large than the wavelength of the waves। अब ये जो पिक्चर है आपके पास, ये जो नेक्स्ट पिक्चर आपको नज़र आ रही है, इसमें क्या बताया गया है कि अगर आप वाटर जो वेवलेंथ है उसके साइज से बहुत ज़्यादा फासला अगर दोनों स्प्लिट्स के दरमियान रख लेते हैं तो भी वो जो हमारा डिफ्रैक्शन का फिनोमेना है वो होगा, लेकिन उसमें थोड़ी सी चेंज होगी। अब जैसे जैसे ये वेव्स क्रॉस करेंगी ये बिल्कुल सीधी वेव फ्रंट उसी फॉर्म में चलती जाएंगी, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जहाँ स्प्लिट है वहाँ पे उन डायरेक्शंस में यानी कॉर्नर साइड्स पे सारी वेव्स जो हैं वो बेंड होंगी, आगे से दरमियान से बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चलती रहेंगी, लेकिन जहाँ पे ऑब्स्टेकल है वहाँ वो उस कॉर्नर से वो बेंड होनी शुरू हो जाएंगी। तो अब नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। shows that the diffraction of wave while passing through a slit with the size larger than the wavelength of the wave, only a small diffraction occurs near the corner of the obstacles. The bending or spreading, bending bend होना मुड़ना या spreading या फैलना of waves का around the sharp edges, जो हमने obstacle जो रुकावट रखी है उसके बिल्कुल किनारों के पास और corners या उसके कोनों के पास ऑफ ऑब्स्टेकल जो हमने रुकावट रखी है आर स्लिट या जो हमने यहाँ पे स्लिट्स रखी हैं इसका डिफ्रैक्शन, उसको हम क्या बोलेंगे, डिफ्रैक्शन। यानी इस फिनोमिना में हमें ये बताया जा रहा है कि जो भी हम रुकावट या ऑब्स्टेकल रख रहे हैं, जो भी हम यहाँ पे स्लिट रख रहे हैं, उसके कॉर्नर्स के राउंड अबाउट अगर वेव जो है वो बेंड होनी शुरू हो जाए या स्प्रेड होनी शुरू हो जाए तो ये फिनोमिना हमारा क्या होगा, डिफ्रैक्शन। तो इस तरह से रिपल टाइम का यूज़ करते हुए हम तीनों तरह की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर चुके हैं। देखते हैं कि इसे रिलेट करती हुई कौन सी एक्टिविटी है जो हमारे पास आ गई है। ये है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 जिसमें बताया जा रहा है स्टूडेंट परफॉर्म्स एन एक्सपेरिमेंट। एक स्टूडेंट एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है विद वेव्स वाटर के साथ, वाटर वेव्स के साथ। the student measures the wavelength of a wave by b 10 सेंटीमीटर। उसने ये मेजर किया कि वेवलेंथ की जो लेंथ है, अभी उसने टेबल के नीचे पड़ी स्क्रीन से इस जो वेवलेंथ है उसको मेजर किया और बताया कि हमारे पास 10 सेंटीमीटर आ रही है। यानी वेवलेंथ क्या है वेव्स की, 10 सेंटीमीटर। एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का फासला या एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ तक का फासला हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। बाई यूजिंग अ स्टॉप वॉच को यूज़ कर रहे हैं एंड ऑब्जर्विंग द ऑसिलेशंस, और जो पैडल है उसकी ऑसिलेशंस को वही मेजर कर रहा है। ऑफ अ फ्लोटिंग बॉल, एक तैरते हुए बॉल को, यानी उसने जो ऑब्ज़र्व कर रहा है जहाँ पे भी वो वेव्स को ऑब्ज़र्व कर रहा है उस लेवल के ऊपर, जैसे हमने कॉक या पेपर रखा तो उसने एक बॉल को रखा है। जो स्टूडेंट मेजर द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 हर्ट्ज, तो उस बॉल की जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 हर्ट्ज मेजर कर रहा है। इफ़ द स्टूडेंट स्टार्ट अ वेव, अगर स्टूडेंट स्टार्ट करता है वेव को इन वन पार्ट ऑफ द टैंक ऑफ वाटर के एक साइड पे, हाउ लॉन्ग विल टेक टू वेव टू रीच द अपोजिट साइड ऑफ द टैंक 2 मीटर अवे। और जो ट्रे है उसकी लेंथ 2 मीटर है। अगर पैडल एक साइड से जो है वो वेव को रिड्यूस करते हैं तो उस वेव को 2 मीटर के फासले पे ट्रे को ट्रैवल करके, यानी बिल्कुल लेफ़्ट से राइट सिरे तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। यानी यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है टाइम कि एक वेव को ट्रैवल 2 मीटर तक ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो सॉल्यूशंस में वी आर गिविंग फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड डिस्टेंस। तो फ्रीक्वेंसी हमें बताएगी, फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 2 हर्ट्ज बताई गई है, ये देखें ये 2 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बताई गई है। वेवलेंथ हमें 10 सेंटीमीटर बताई गई है जो कि यहाँ पे है, और उसके बाद डिस्टेंस हमें ट्रे का बताया गया है 2 मीटर। तो ये 3 चीज़ें हमारे पास गिवन है। सेकंड वी हैव कैलकुलेट द टाइम। अब हमने टाइम को कैलकुलेट करना है। वी टेक टाइम टू मूव अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। तो डिस्टेंस को कवर करने के लिए देखेंगे तो टाइम को मूव करने के लिए हम 2 फार्मूले यूज़ करेंगे। एक तो हम फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड की रिलेशनशिप यानी v इज इक्वल टू एफ लैम्डा को यूज़ करेंगे, और दूसरी रिलेशनशिप हम टाइम, स्पीड और डिस्टेंस की यानी v इज इक्वल टू डी ओवर टी उसको यूटिलाइज़ करेंगे। सबसे पहले हम v इज इक्वल टू एफ लैम्डा फर्स्ट जो रिलेशनशिप है उसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। देखेंगे वो वैल्यूज़ कैसे पुट करेंगे। v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, v हमें फाइंड आउट करनी है, f इज इक्वल्स टू 2 हर्ट्ज एंड लैम्डा इज इक्वल्स टू 0.1 मीटर। 0.1 मीटर कैसे, ये हमें ऊपर बताया गया था कि ये हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास
टाइम है, वेवलेंथ, ये हमारे पास है, ये है 10 सेंटीमीटर। इसको हम, इस सेंटीमीटर्स को हम मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगी 0.1 मीटर। जैसे ही 0.1 मीटर बनेगी तो इसमें हम देखेंगे कि 0.1 मीटर को फ्रीक्वेंसी की जगह पे 2 हर्ट्ज़ और लैम्डा की जगह पे यानी वेवलेंथ की जगह पे 0.1 मीटर रखा, तो इसमें आंसर हमारे पास 0.2 मीटर पर सेकंड आ गई, यानी वेव की स्पीड हमारे पास 0.2 मीटर पर सेकंड आ गई है। उसी इस आंसर को, v के इस आंसर को हम इस सेकंड जो हमारे पास रिलेशनशिप है यहाँ पे इस v की जगह पे रखेंगे। ये v जैसे ही हम 0.2 मीटर रखेंगे, d को हमने हम डिस्टेंस हमारे पास 2 मीटर ऑलरेडी गिवन है, तो हम t को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम जो ये रिलेशनशिप है इसकी जो सोल्यूशन है इसको रीअरेंज करेंगे, क्योंकि इसमें हमें t फाइंड आउट करना है। तो t जो कि d के नीचे डिवाइड हो रहा है तो v के साथ उसको क्रॉस कर लेंगे, तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू डी ओवर v। जैसे कि यहाँ पे ये रिलेशनशिप को, सेकेंड रिलेशनशिप को रीअरेंज किया गया है, t इज इक्वल टू डी ओवर v, और यहाँ पे हम यही वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, t इज इक्वल टू डी ओवर v, तो हमारे पास टाइम आ जाएगा 10 सेकेंड। यानी इसी एक्सपेरिमेंट में जो स्टूडेंट कर रहा है इसमें जैसे ही ये जो पूछा गया है कि हाउ विल इट टेक टू द वेव टू रीच द अपोजिट साइड ऑफ द टैंक, जो कि 2 मीटर का है, यानी कि रिपल टैंक की ट्रे जो कि 2 मीटर की है उसको लेफ़्ट साइड से राइट साइड तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो उस टाइम का आंसर में क्या मिला, 10 सेकेंड्स। तो कितना टाइम लगेगा, 10 सेकेंड। बिल्कुल इसी तरह हम इस चैप्टर को वाइंड अप करते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह हम इसकी एक्सरसाइज और न्यूमेरिकल को देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।